तो हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सारी डायनेस्टीज के बारे में पूरे ब्रीफ में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और ये एक ऐसी फर्स्ट डायनेस्टी थी जो मुस्लिम डायनेस्टी थी इंडिया में। स्लेव डायनेस्टी वाज फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी। और जो स्लेव डायनेस्टी है इसका टोटल जो टर्म पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290 तक का। यानी कि 1290 तक इनके जो राजा थे उन्होंने राज किया, और इनके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आ गई थी। अगली वीडियो में मैं वो भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले राजा से। सो स्लेव डायनेस्टी के जो पहले राजा बने थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है ये है फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का। इसने इस्टेब्लिश किया था तुर्किश रूल इन इंडिया। यानी कि ये एक तुर्क था और इसका जो राज था वो चला था 1206 से लेके 1210 एडी तक। ये जो था ये पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया का। और इसने जो था तुर्किश रूल जो था इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, और इसको दो टाइटल्स भी मिले थे। एक टाइटल तो था इसका लाख बख्श, और दूसरा टाइटल था इसका कुरान खान। और ये जो था इस पोजीशन पर, यानी कि जो इंडिया का रूलर बनने तक ये पोजीशन पर ये पहुंचा था मोहम्मद गौरी की वजह से, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको कमांडर बना दिया था इंडियन टेरिटरीज का सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बाद। यानी कि 1192 में एक लड़ाई हुई थी सेकंड, जिसको कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको जो था रूलर बना दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कमांडर बना दिया था इंडियन टेरिटरीज का। उसके बाद इसके पास जो है वो रूल आ गया था इंडियन टेरिटरीज का। तो इसने जो है 4 साल लगभग रूल किया, और उसके बाद जो इसकी डेथ जो है वो एक गेम खेलते हुए हो गई थी। उस गेम का नाम आपको याद रखना है, चौगान गेम। असल में इस गेम का मॉडर्न नेम जो है आपको पता होगा वो है पोलो। यानी कि आपने देखा ही होगा एक घोड़े पर बैठकर एक जो है स्टिक से जो बॉल को हिट करते हैं। वो गेम खेलते हुए ये घोड़े से गिर गया था और उसको कुछ इंजरीज हो गई थी, और जिसके कारण इसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद जो है आराम शाह ने इसको सक्सीड कर लिया था। और आराम शाह का जो है वो रूल कोई ज़्यादा समय नहीं चला। पर जो इसके बाद जो असली रूलर रूलर बना वो था इल्तुमिश, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और जो ये है इसने दो जो है जो बड़े कॉन्क्वेस्ट किए थे मिलिट्री के, वो थे बंगाल और बिहार। यानी कि उस समय बंगाल और बिहार जो था यहाँ पे जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इसलिए इन दो एरियाज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और इसने जो है दो मस्जिदें भी बनवाई थी, जिनमें से एक मस्जिद इसने बनाई थी दिल्ली में। जो दिल्ली में मस्जिद बनाई थी उसका नाम है, नोट कर लीजिए ये एग्जाम में आ सकता है, कुवात उल इस्लाम। और दूसरी जो मस्जिद इसने बनाई थी अजमेर में, और उस मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। लिख लीजिएगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और इसने जो है कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो भी इसने रखी थी, और वो आगे जाकर और राजाओं ने पूरा करवाया। और ये जो कुतुब मीनार का नाम है, कुतुब मीनार का नाम एक हम कह सकते हैं सूफी संत की वजह से इसने रखा था। जो सूफी हैं, जो आपको अगर नहीं पता कि सूफी संत क्या होते हैं और भगत सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के बारे में नहीं पता, हमारे चैनल पे जाइए और एक एशियंट हिस्ट्री वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है भक्ति एट सूफी मूवमेंट एक्सप्लेन्ड, आप वो देखिए। इसने जो है ये कुतुब मीनार का नाम एक सूफी संत के नाम पर रखा था। उस सूफी संत का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आइए अब हम अगले अगले जो रूलर हैं ये इस डायनेस्टी के उस पे आते हैं। तो ये है इल्तुमिश। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है इल्तुमिश। ये जो इल्तुमिश है ये एक स्लेव था, यानी कि ये गुलाम था। पर ये जो था ये
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये था, हम कह सकते हैं कि ये उसका उसकी बेटी का जो था वो हस्बैंड था। यानी कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एक बेटी थी उससे शादी कर ली थी। और ये उसके बाद जो आराम शाह था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सक्सीड किया था, इसने उसको ओवरथ्रो करके अपना राज जो था इस्टेब्लिश किया था। इसने बहुत लंबे समय रूल किया ये सारी डायनेस्टी में। इसने रूल किया 1210 से लेकर 1236 तक। और इसको जो है इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इसने जो कैपिटल है, याद रखिएगा, इसने जो कैपिटल है डायनेस्टी का वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। ये एक बहुत ही मेजर जो है डिसीजन था। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, इसके ऊपर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है अपने नोट्स में। और याद रखिएगा नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, यानी कि बाद में आपको कोई भी तकलीफ ना आए। और ये जो था इसने डायनेस्टी का नाम था, हम तो इसको स्लेव डायनेस्टी या मालमुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इस पर इसने जो अपनी डायनेस्टी का नाम रखा था वो था लिबारी डायनेस्टी। और ये नाम रखने के पीछे भी एक जो कारण था, वो कारण ये था कि ये इबारी डायनेस्टी का, सॉरी, ये इबारी ट्राइब से आता था। यानी कि इसका इस एक ट्राइब से संबंध था। उसके बाद इसने वही ट्राइब के नाम से अपनी डायनेस्टी का नाम रख दिया। और इसको भी दो टाइटल्स मिले थे। और वो टाइटल जो थे, वो जो जो टाइटल हैं, उनमें से जो फर्स्ट टाइटल है वो है सुल्तान ही आजम। और ये जो मैं टाइटल्स लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। और ये जो सेकंड जो है, सेकंड टाइटल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नासिर आमिर अल मोमिन। और ये जो टाइटल है सेकंड वाला, दूसरा वाला, ये इसको दिया था एक खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने 1229 में। और ये जो हम कह सकते हैं खलीफा जो है वो इस्लाम का हम पोप कह सकते हैं। क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा ऊपर माना जाता है इस्लाम धर्म की हायरार्की में। हम कह सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है जो खलीफा होते हैं। और उन्होंने ये टाइटल इसको दिया था नासिर आमिर अल मोमिन। और जो इल्तुतमिश है, इसने जो है कुतुब मीनार है इसको कंप्लीट करा दिया था। जो और कुतुब मीनार जो है वो टॉलेस्ट स्टोन टावर है जो हमारे इंडिया में है। और इसने जो एक मैग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मस्जिद है वो अजमेर में भी बनवाई। और जो दिल्ली है उसको सेकंड बगदाद बना दिया था इसने। मैं बाकी का आपको एक आगे की नई स्लाइड पे समझाता हूँ। जो इल्तुतमिश है इसने जो एक ग्रुप बनाया था 40 नोबल्स का, जिसको कहा जाता था दल चालीसा। और तुर्कान ई जलगानी। यानी कि ये 40 लोगों का एक ग्रुप होता था। और इसने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इक्तदारी सिस्टम। इक्तदारी सिस्टम। इस इसके तहत जो होता था, इसने जो अपना राज था उसको उसको कई हिस्सों में डिवाइड किया था। जो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कुछ लोगों, एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, उसको कई लोगों में बांट दिया। यानी कि अब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप इस ज़मीन पे खेती करो, इसको किराए पे दो, कुछ भी करो, आप इससे कमाओ और खाओ, और उसके बदले में आप हमारी सेवा करो। और इल्तुतमिश ने जो है, इसने 1210 में बिहार को अपने अंडर कैप्चर कर लिया। और 1230 में बंगाल को। और उसके बाद इसने जो कनौज और बनारस है 1231 में कनौज और बनारस को भी अपने अंदर दोबारा से रीऑक्युपाई कर लिया। और इसने जो है जंगीज खान की 1221 की जो उसने इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश की थी, इसने उसको भी रोका। और मालवा और उज्जैन को अपने अंपायर में शामिल कर लिया। उसके बाद एक रूलर आता है रुजुक उद्दीन फिरोज। यानी कि ये सबसे कम समय, ये जो फोटो देख सकते हैं ये फोटो में है रुजुक उद्दीन फिरोज।
ये सबसे कम समय राज करने वाला जो है रूलर है। ये इस आया था 1236 में। इसने कहा जाता है कि 7 महीने से भी कम, 7 महीने से भी कम इसने रूल किया था। और इसके बाद आती है, और इसके बाद जो गद्दी पर बैठी वो थी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, और इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है रजिया सुल्ताना। इसने भी 4 साल राज किया, 1236 से लेके 1240 तक। और ये जो है ये डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी। और ये थी पहली वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली वुमेन रूलर ऑफ इंडिया थी। और ये जो है रजिया सुल्ताना, ये मैरिड थी बठिंडा के गवर्नर से, जिसका नाम था मलिक सुल्तान, मलिक सुल्ताना। इसकी शादी हुई हुई थी मलिक सुल्ताना से, और जो जो था बठिंडा का गवर्नर था। पर जो रजिया सुल्ताना थी, इसको इसके भाई की फोर्सों ने मार दिया था, यानी कि इसके भाई के जो हैं वो सिपाही हैं, उन्होंने इसको मार दिया था। और इसको जो है इसकी कैथल में दफन किया गया है। कैथल हरियाणा में एक जगह है, वहां पर इसको दफन किया गया है। इसकी जो कब्र है वहां पर भी है, और इसकी जो कब्र है याद रखिएगा, यानी कि इसका टॉम्ब वो बना हुआ है बेक्ड ब्रिक से, यानी कि पक्की ईंटों से। और यहाँ पर इसका जो है बठिंडा का जो गवर्नर था, इसका जो घर वाला, वहां पर ही इसे मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने बंद करके रखा था। एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम है किला मुबारक। बहुत ही अच्छा फोर्ट है। अब तो उसमें एक गुरुद्वारा भी बनाया दिया गया है। किला मुबारक एक जो है फोर्ट है, उसके अंदर इसको कैद करके रखा गया था। और एक जो किताब है वो लिखी हुई है रफीक जकरिया ने, रफीक जकरिया, रफीक जकरिया ने एक किताब लिखी है, और उसको उस किताब में जो है उसने रजिया सुल्ताना को कहा है रजिया क्वीन ऑफ इंडिया। उस बुक का नाम है रजिया क्वीन ऑफ इंडिया। और ये बुक लिखी हुई है रफीक जकरिया ने। और एक जो है पर्शियन हिस्टोरियन है, वो पर्शियन हिस्टोरियन का नाम है मिनाज आई सिराज। उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो रज़िया सुल्ताना थी वो बहुत ही ज़्यादा काबिल और क्वालिफाइड थी अपने सभी भाइयों से। यानी कि उसने इसको कहा है कि ये उन सबसे बढ़िया रूलर थी, क्वालिफाइड थी, और एबल थी, यानी कि राज चलाने के लिए अपने सभी भाइयों से। पर जो इसके खिलाफ जो कुंतक है, वो कई जो इसके जो कोर्ट के लोग थे उनको ये लगता था कि हम एक औरत के नीचे काम नहीं करेंगे, इस कारण थी। तो इसके बाद इसको ओवरथ्रो करने के बाद आया बहरम शाह। ये फोटो बहरम शाह की है, माफ़ करिए बेकार क्वालिटी के लिए। पर ये जो बहरम शाह है, इसका राज जो सिर्फ 2 साल रहा, वो था 1240 से लेके 42 तक। जब मंगोल्स ने जो है इंडिया में जो इन्वेजन की थी, तब लाहौर में जो है 1242 में इसको बहरम शाह को मार दिया था लाहौर में, यानी कि ये लाहौर में मारा गया था। और इसके बाद जो था मसूद शाह, वो आया और सुल्तान बना, पर उसको जो है बालबान ने ओवरथ्रो कर दिया था। और बालबान और इनके बीच एक और जो है रूलर आता है, वो है ये, इसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद, नसीर उद्दीन महमूद। और इसने भी एक जो है लंबा समय राज किया, 1246 से 1266। और ये जो है ये ग्रैंड सन है इल्तुतमिश का, ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। इसके बाद ही जो है इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बालबान को
जो है अपनी डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। इसके बाद ही बालबान के पास ज़्यादा पावर आई और उसने इसको, इसके मरने के बाद वो खुद एक सुल्तान बना। और बालबान भी जो है ये एक बहुत पहले एक स्लेव था, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्लेव्स आके जो है राजा बने, सुल्तान बने। और इसके लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि याद रखिएगा बस कि ये इल्तुतमिश का जो है वो पोता था और बालबान को इसने पीएम बनाया था बस। तो अब हम आते हैं गियाजुद्दीन बालबान पे। यहाँ फिर आप इसको सिर्फ याद रख सकते हैं बालबान के नाम पर। और ये एक, हम कह सकते हैं कि ये एक दोबारा से एक ऐसा राजा आया था जिसके पास एक अच्छी पावर आई थी। ये भी एक फॉर्मर स्लेव था जिसके पास दोबारा पावर आई एक नाइन्थ सुल्तान की तरह। और इसको एक पोजीशन दी गई थी और उस पोजीशन का नाम था आमिर ई शिखर। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द हंट। और रजिया सुल्ताना के समय भी इसको एक, याद रखिएगा रजिया सुल्ताना के समय इसको एक टाइटल दिया गया था उस, और वो टाइटल था उलुग खान। और इसके अलावा इसको तीन टाइटल और दिए गए थे। उनमें से एक टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपके एग्जाम में भी आ चुका है, वो उस टाइटल का नाम है जिले इलाही। याद रखिएगा उलुग खान, जिले इलाही। और दो टाइटल और हैं वो आप लिख लीजिए, नैब मामलिकत और नियाबत खुदाई। नैब मामलिकत और नियाबत खुदाई। और इसने जो है वो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो ये इंडिया में लाया था। एक प्रैक्टिस है सिजदा की प्रैक्टिस, जैसे कि आपने देखा होगा सर नीचे करके और जो अपना जो माथा है उसको ज़मीन पर लगाना, यानी कि घुटनों पर होकर अपना सर को ज़मीन पे लगाना, उसको कहते हैं सिजदा करना। ये प्रैक्टिस जो है बालबान इंडिया में लाया था पर्शिया से। और एक प्रैक्टिस जो और है उस प्रैक्टिस का नाम है वायबोसी। और इसका मतलब होता है जो कि सुल्तान है उसके कदमों को चूमना। ये प्रैक्टिस भी ये बालबान इंडिया में लाया था। और ये एक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़, जो कि पहले इंडिया में नहीं मनाया जाता था, ये नवरोज़ का जो त्यौहार है, ये त्यौहार बालबान ही इंडिया में लाया था। और एक जो है हम कह सकते हैं, जी हाँ ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट की तरह। और जो इसके खिलाफ जो है एक बगावत भी हुई थी, जो बगावत की थी रूलर ऑफ बंगाल ने, जो कि उस समय इसने गवर्नर लगाया हुआ था उसको बंगाल का, पर उसने रिवॉल्ट करके अपने आप को रूलर ऑफ बंगाल घोषित कर दिया। और उसका नाम है तुगरिल बेग। इसने इनके खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि ये खुद बंगाल का जो है वो रूलर है। और बालबान ने अपने, बालबान के बाद तो कोई ऐसा, सच हम कह सकते हैं कोई खास राजा नहीं आया। पर जो एक हम कह सकते हैं कि बालबान ने अपने जो है ग्रैंडसन को कैकुबाद, इसने कैकुबाद को अपना सक्सेसर बना दिया। और उसको बाद में जो हम कह सकते हैं कि मिर्की का दौरा पड़ा था और उसको जो है खिलजी मलिक्स हैं उन्होंने मार दिया। और उसके बाद शुरू हुई खिलजी डायनेस्टी जिसका राज सिर्फ 30 साल चला। और जब ये खिलजी जो इसको थे ये मिर्की का मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के थे, ये मिक्स रीजन के थे। और ये इंडिया आए गुरीद इन्वेजन के समय, जब गुरीद इन्वेजन हुई तब ये आए। और ये आकर बस गए बंगाल और बिहार के इलाके में, ताकि यहाँ से इनको कोई आगे एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले या ये कुछ कर सकें। तो याद रखिएगा ये थे मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के, गुरीद इन्वेजन के समय ये इंडिया आए और बिहार और बंगाल के रीजन में आकर ये बस गए। और यहाँ से जो पहला जो इनका राजा था, जो फाउंडर था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी।
इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चाहता था कि ये पीस यानी कि शांति से और बिना हिंसा के राज करे। इसलिए इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था, क्योंकि ये चाहता था कि ये जो इसका राज है वो शांति से बिना किसी भी वायलेंस के हो। और इसने जो है मलिक छज्जू का जो रिवॉल्ट मलिक छज्जू को सप्रेस किया था, क्योंकि मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ कारा में रिवॉल्ट कर दिया था। कारा एक जगह का नाम है। मलिक छज्जू को फिर इसने खत्म कर दिया और इसने मंगोल्स को भी हराया, क्योंकि मंगोल्स इनके राज के समय, खिलजी डायनेस्टी के समय बार बार इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, और इसने उनको भगा दिया इंडिया से, और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आ चुके। पर जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसको मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो इसका सक्सेसर बना आगे जाके। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल और ऐसा राजा है जिससे बहुत ही ज़्यादा सिलेबस जुड़ा है, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्स लागू किए और कई ये रिफॉर्म्स भी लाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, और आगे के कई राजे भी उनको यूज़ करते रहे। और ये पहला राजा था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी, और इसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भी किए, उनको भी मैं आगे सबको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। सो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने ये खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लंबा समय राज किया। और इसके मरने के बाद 1316 में, इसके मरने के बाद सिर्फ 4 साल तक ही इनके सक्सेसर टिक पाए। उसके बाद जो है वो तुगलक डायनेस्टी का रूल आ गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आइए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने जो है सबसे पहले, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये सबसे पहले कारा का गवर्नर था। और इसने जो मंगोल्स हैं उनको रावी नदी के किनारे हरा दिया था 1306 में। यानी कि इन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों लोगों को, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, और जिन्होंने, माना जाता है कि 10% दुनिया की पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, इन्होंने उनको रावी के किनारे ही खत्म कर दिया, उनको रावी पार करने नहीं दिया। और याद रखिएगा, अमीर खुसरो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अमीर खुसरो किसके कोर्ट का पोएट था, याद रखिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जो है एक एकता सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, ये इसके रिफॉर्म्स में आता है। और ये एकता सिस्टम जो था, पहले जो नोबल्स होते थे उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जैसे कि 3 नोबल हैं इसके कोर्ट में। उसने ये ज़मीन का टुकड़ा 3 हिस्सों में बांट कर इनको दे दिया कि आप यहाँ पर खेती करो और खुद कमा के खाओ, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। पर इसने ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इनको परमानेंट तौर पर रखा, और इनसे टैक्स भी लेने लगा। और इसने जो है अपने खिलाफ रिवॉल्ट्स को, या अपने जो राज है उसमें जो है इसकी जो नीतियां उनके खिलाफ चलने वाली, जैसे कि करप्शन या कुछ और, या इलीगल ट्रेड्स, जैसे कि इसने अल्कोहल भी बैन की थी, उसको ख़त्म करने के लिए जब से इसने स्पाई सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से लाया उसमें कई रिफॉर्म्स करके, और उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और ये पहला राजा है जिसने अपनी आर्मी को परमानेंट रखा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो अलग अलग नोबल्स अपॉइंटेड होते थे वो अपने अपने गांव से कई लोगों को लाते थे। जैसे कि मैं अपने गांव से 10 लोगों को ले आया, एक आदमी अपने गांव से 11 को, एक 9 को या 8 को। और इन लोगों के पास कोई प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती थी, ये बस वैसे ही लड़ते रहते थे, मार काट दिए जाते थे, और समय पर इकट्ठे भी नहीं होते थे। इसलिए इसने इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया और अपनी जो आर्मी है उसको परमानेंट रखा। इसने दाग और चहरा को इंट्रोड्यूस किया। सो दाग जो है, पहले की जब जंग हो जाती थी के बाद कुछ सिपाही जो घोड़ों पर बैठे होते थे, जो मारे जाते थे, वो लोग, उनके घोड़े जो थे वो भाग जाते थे, और घोड़े दोबारा लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि उस समय घोड़ा एक एक्सपेंसिव आइटम होती थी, जैसे कि आज के समय में कार मान सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास। तो इसलिए जो है इसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो घोड़े होते थे
उनकी ब्रांडिंग कर देते थे। एक लोहे की मोहर ली, उसको गर्म किया और घोड़े के ऊपर एक लगा दिया और वो एक निशान बन गया, उसको दाग कहा जाता था। और इससे जब जंग होती थी, जब जंग के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, यानी कि जब जंग जंग ठंडी पड़ गई, उसके बाद जो कुछ सिपाही जाएंगे और घोड़ों को पहचान कर वापस ले आएंगे। और जो चेहरा है, इसका मतलब है एक सोल्जर के पास अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि पहले जो था पता नहीं होता था ये सोल्जर हमारा है कि नहीं, फिर उनको एक जो है वो उनको एक डिस्क्रिप्टिव रोस्टर दिया गया कि एक इंडिविजुअल सोल्जर का, जो कि उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती थी, और इससे करप्शन को भी रोका गया। और इसने जो है अल्कोहल को बंद कर दिया था, यानी कि अल्कोहल को बैन कर दिया था। और इसके साथ साथ इसने जो है जागीर थी उनको भी सीज कर लिया था। और इसने एक जो है पोजीशन भी बनाई थी। जो पोजीशन जो थी वो पोजीशन थी, सॉरी रुकिए 2 मिनट। जी हाँ, वो पोजीशन थी आमिर ई तुजुक। ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। याद रखिएगा, आमिर ई तुजुक ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। और इसने बहुत सारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स भी लाया था, ये जैसे कि इसने जो है जिसके पास एक्सेस वेल्थ थी उनके ऊपर जो है इसने टैक्स लगाए, और जो मार्केट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ इसके बाद। और इसने 3 तरह के ये टैक्स भी लाया था, इनको मैं बताता हूँ। इसने जो विलेजेस थे उनको खालिसा के अंडर बॉट कर लिया था, यानी कि अब किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि पहले होता था एक आदमी के पास ही सारी काफी सारे गांवों की जमीन होती थी, 10-10 15-15 गांवों की जमीनें होती थी। वो आदमी अपनी जमीन को बाद में लोगों को जो था वो किराए पे दे देता था कि आप खेती करो इस पर और मुझको इसमें से एक इतना हिस्सा दे देना। इसने उस चीज को खत्म किया और जो जमीन है उनको खालिसा के अंडर बॉट कर दिया। और इसने ये 3 तरह के टैक्स भी लाया था। इनमें से ये जो है, ये तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग थे, पर इस टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हमारे इतिहास में बुरा माना गया है और बहुत सारे राजाओं को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है। और ये जो घड़ी है, ये टैक्स, ये होता था टैक्स ऑन रेजिडेंस। और जजिया टैक्स आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जजिया टैक्स होता था टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम है वो ये टैक्स देगा ही देगा, अगर आप मुस्लिम बन जाओगे तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये चराई है, जैसे कि आपको पता ही है, जो गाँव के इलाके से आते हैं या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, जो खाना हम भैंसों को गायों को देते हैं उसको कहा जाता है चारा। इसलिए चराई से आपको आपके दिमाग में आना चाहिए, ये जो चराई है, ये चराई है ग्रेजिंग टैक्स। यानी कि जो आदमी खाली ज़मीन पर, सरकार की ज़मीन पर अपने जानवरों को चराएगा उसको ये टैक्स देना होगा, इसको कहा जाता था ग्रेजिंग टैक्स। और आइए हम बात करते हैं, इसने 2 रिफॉर्म्स और लाया था ये अच्छे अच्छे। ये इसने मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था, यानी कि कोई भी मार्केट्स में एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, एकदम से खुद अपने पास सारा सामान स्टोर करके जो है वो सामान को अपनी मनमर्जी के रेटों से नहीं बेचेगा। इसलिए इसने रेगुलेटेड मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था। और जो नोबल्स थे वो लैंड टैक्स पे करते थे जिनके पास एक्सेस वेल्थ थी। और इसने जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हायर की थे, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी।
तो अब आगे हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक्सपेडिशंस के बारे में, यानी कि इसने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस कहाँ कहाँ तक किए। वैसे तो इसके जो हैं वो हैं 5 ही मेन एक्सपेडिशंस हैं: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और वरंगल। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो इन सब की जो डेट्स हैं वो कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डेट्स पढ़ के अपना समय बर्बाद करें। फिर भी मैं लिख देता हूँ। पहले सभी एक्सपेडिशंस की डेट्स लिख देता हूँ। जो गुजरात एक्सपेडिशंस हुई है, ये हुई थी 1299 में। रणथंभौर एक्सपेडिशन हुई थी 1301। चित्तौड़ की 1308। देवागिरी की भी, सॉरी, चित्तौड़ की हुई थी 1303। देवागिरी की 1308। और रंगल की, ये आप खुद रिसर्च करके कमेंट कर दीजिए, सॉरी माफ करना मैं भूल गया हूँ। और ये जो गुजरात की जो एक्सपेडिशन है इसमें अलाउद्दीन की फौजें जो थी, इसका मिलिट्री कमांडर था उल्ग खान और नुसरत खान। और इन्होंने गुजरात में जो है मलिक कफूर, सॉरी, जो करण बघेला था गुजरात का, उसको हरा दिया था। याद रखिए किसको हराया था इसने, करण बघेला, इसको इन्होंने हरा दिया था। और रैंथमबोर में, याद रखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने हैशटैग लगा दिया, ये इम्पोर्टेंट है रैंथमबोर। रैंथमबोर में इन्होंने एक हिंदू राजा था हमीर देवा, हमीर देवा को इन्होंने हरा दिया था। और इसके हारने की वजह से जो भी जो हैं राजपूत औरतें थी, उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसका नाम होता है जौहर। जिसमें क्या होता है, जब कि जो राजा है, यानी कि जो हम कह सकते हैं या जो प्रोटेक्टर है सारे राज्य का, जब वो हार जाता है तो जो सारी लेडीज हैं वो एक आग जला के सभी उसमें जंप करके सुसाइड कर लेती हैं। ये एक रिचुअल है जो राजपूत कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पहले किया जाता था। और ये जौहर यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है। सो अगला है चित्तौड़। इसमें क्या हुआ था, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने हमला किया तो ये इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजीराबाद रख दिया था। और अपने जो यहाँ के चित्तौड़ के जो थे, जो इसकी फौजें थी, उनको लीड कर रहा था राणा रतन सिंह। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की फौजों को लीड कर रहा था राणा रतन सिंह। और इसने उसके बाद जो चित्तौड़ है इसका नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद। और गिफ्ट कर दिया था अपने बेटे को, खिजरा खान को। और ये इसने वहाँ पे अपनी पावर को कंटिन्यू किया और वहाँ पे रूल किया। और इसके बाद आता है देवागिरी। ये जो देवागिरी है, जब इसके ऊपर हमला किया था खिलजी ने, तब यहाँ पर रामचंद्र देवा यादवा यहाँ पे रूल करते थे। और लास्ट जो है रंगल की एक्सपेडिशन, इसमें जो है मलिक कफूर ने काकिता किंग प्रताप रुद्र देवा को जो है हरा दिया था। पर इन्होंने इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एक टैक्स प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि जो रंगल के जो राजा थे काकतीय किंग प्रताप रुद्र देवा, उन्होंने ये एक ट्रीटी कर ली कि हम आपको इतना टैक्स देते रहेंगे और यहाँ पर राज भी हम ही करेंगे। सो इसके बाद कई सक्सेसर तो हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी 1320 में मौत होगी। और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। 1320 के बाद भी
दो जो हैं इनके, हम कह सकते हैं कि सक्सेसर्स थे। एक जो था कुतुब उद्दीन मुबारक शाह, और जो सेकंड था इसके बाद जो सक्सेसर आया, इसका जो राज है वो चला था 1316 से 1320, यानी कि 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मर गया था, और उसके सिर्फ 4 साल बाद तक ही राज चला। और 16 से बाद 3 साल इसने राज किया, और 1 साल 20, सिर्फ 1320 में नसीर उद्दीन खुसरो शाह, इसने सिर्फ 1320 तक राज किया, और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। पर इसका जो डाउनफॉल है, जी हाँ, एक डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और इनका जो पीक पॉइंट माना जाता है, कि जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट इनका माना जाता है 1300 1330 से लेके 1335 तक इनका जो है वो पीक पीरियड माना जाता है। पर इस समय ये जो पहला राजा है गयाजुद्दीन मलिक तुगलक, ये नहीं राज कर रहा था। इसका जो बेटा है जौना खान, और जिसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, वो राज कर रहा था। उसको जो है ये डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड बताया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले रूलर से, जिसका नाम है गाजी मलिक। सो ये जो गाजी मलिक है, इसका जो पूरा नाम है वो है गयाजुद्दीन तुगलक। ये जो है ये फाउंडर है ये तुगलक डायनेस्टी का। ये पहले दीपालपुर का जो है वो गवर्नर भी था, और इसने एक सिटी का फाउंड किया जिसका नाम है तुगलकाबाद सिटी। और इसने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी चेंज कर दिया था, और इस और जो टैक्स है उसको इसने रिड्यूस करके 1/3 ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स कर दिया था, यानी कि टोटल फसल का 1/3 जो हिस्सा है उसको ये टैक्स में लेंगे। ये रेवेन्यू जो है वो इसने फिक्स कर दिया था। और इसका जो मेन प्रायोरिटी थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने क्या क्या जो है वो इसने मेन प्रायोरिटाइज किया। फर्स्ट जो है वो है इरिगेशन। और इसने जो है वो फोर्ट भी बनाया था, तुगलकाबाद फोर्ट, याद रखिएगा, तुगलकाबाद फोर्ट, और इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसने जो है वो पोस्टल सर्विसेज में इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा बना दिया था। और इसने लॉ इन्फोर्समेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया था। और इसकी जो मौत है वो हुई थी पवेलियन कोलैप्स की वजह से, यानी कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। पहले इसको पूरा लिखते हैं। और ये पवेलियन कोलैप्स है, इसका मतलब होता है कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। ऐसी मौत जो सिख एम्पायर है उनके जो बेटे महाराजा रणजीत सिंह के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी एक बिल्डिंग गिर गई थी, और इस उनकी भी मौत हो गई थी। और ये जो पवेलियन कोलैप्स है इसको जो है एक फाउल प्ले भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये इनके बेटे जॉन खान ने, जो अगले राजा बने थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जानबूझकर ये बिल्डिंग उनके ऊपर गिरवाई थी। कि ये उनकी चाल थी, जब ये बंगाल से वापस आ रहे थे तो एक बिल्डिंग इनके ऊपर गिर गई और ये मर गए। ये एक इवेंट में आ रहे थे जो इनके बेटे जौना खान ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आगे के राजा हैं और इनके इसके सक्सेसर भी हैं वो। पर इसके बारे में कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है कि ये सही थी या गलत। तो जो इनका बेटा है जॉन खान, उसने आगे बहुत सारी एक्सपेडिशंस भी की। तो आइए अब हम बात करते हैं जौना खान की। ये देखिए, ये जो पिक्चर में बैठा है ये है जौना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक।
इसका जो नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक तो इसका पूरा नाम है, पर जो इसका हम कह सकते हैं छोटा नाम है वो है जौना खान। ये एक बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी था। होशियार ये इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशेंट, यानी कि इसको पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, अरेबिक यानी कि अरबी, और इसको बहुत सारे वेरियस साइंस यानी कि साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, ऐसे इसमें इसको वेरियस साइंस और इसके साथ साथ इसको फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी प्लस मैथमेटिक्स। देखिए, अरेबिक, पर्शियन, वेरियस साइंस, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, इसको इनका बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक इंटेलिजेंट गाय था, यानी कि इंटेलिजेंट आदमी था। और इसने एक नया जो है डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, जिसको कहा जाता है दीवाने को ही। ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, यानी कि एग्रीकल्चरल जो है फील्ड में एक डेवलपमेंट लाने के लिए इसने एक नया जो है वो सेटअप किया था डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवानी गोही, जो कि है वो नज़र रखता था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। और इसके साथ साथ इसने जो है एक इबिन बटूटा, ये एक मोरक्कन ट्रैवलर है, जिसको इसने चीफ काजी लगाया था, कहाँ का, दिल्ली का। ये कहाँ ये कहाँ से है, ये था मोरक्को से। ये एक ट्रैवलर था जो कि जिसको कि इसने जो है जॉन खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का चीफ काजी लगा दिया था। पर उसके बाद इसने इसको एक 1934 में, सॉरी 1342 में, माफ कीजिएगा, इसने 1342 में जो है मोरक्को वाले जो है ये इब्न बतूता जो दिल्ली के चीफ काजी थे, इनको चाइना भेज दिया था एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। और इसने जो है मंगोल वालों से बचाने के लिए कैपिटल जो है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली से दौलताबाद, माफ करिए हर जगह कम पड़ गई, पर उस समय जो इसका नाम था वो था देवागिरी। उस समय इसका नाम था देवागिरी, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए, यानी कि जो कैपिटल होता है वो एक, जो हम कह सकते हैं एक डायनेस्टी की या एक कंट्री की, एक नेशन की जान होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होता है। वो मेन इकोनॉमिक, वो मेन सेंटर होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक देश का दिल होता है। इसलिए इसने मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। और ये कोलैप्स इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स इकोनॉमी हुई थी इसके इंट्रोड्यूस किए गए कॉपर कॉइन के वजह से। क्योंकि यूजे क्योंकि यूजे क्योंकि क्योंकि ये जो कॉपर कॉइन्स थे ये बहुत ही इजी थे डुप्लीकेट बनाने। इसलिए जो इकोनॉमी में बहुत सारे जो एक कॉइन्स आ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, और जो है इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि इसने जो कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत ही ज़्यादा फेक आ गए थे, और वो बनाने बहुत ही ज़्यादा इजी थे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, आप एक एस्पिरेंट हैं, एक जो देश है उसने भी बहुत ही ज़्यादा जो है खुद करेंसी प्रिंट करके लोगों में बांट दी थी अब, और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। आपने उस देश का नाम ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसकी जो फील्ड एक्सपेडिशंस थी, इसकी दो फील्ड एक्सपेडिशंस थी इन 2 सालों में। सबसे पहले तो इसकी जो फील्ड एक्सपेडिशंस थी, एक फील्ड एक्सपेडिशन जो है इसकी वो है खुरासान की तरफ। यहाँ पे जो इसने एक्सपेडिशन की थी वो फेल हो गई थी, यानी कि इसने अपनी मिलिट्री के साथ वहाँ पे हमला किया और उसको अपने अंडर लेने गया, वहाँ पे ये हार गया। और इसने काराचिल में भी एक एक्सपेडिशन की, जो कि कुल्लू कांगड़ा का रीजन था, उसको हथियाने के लिए, और वहाँ पे भी ये फेल हो गया।
और जैसे कि आपको पता है एक जंग लड़ने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, राइट। और उस खर्चे को कवर करने के लिए ये आया वापस, और इसने जो है टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया दोआब रीजन में। दोआब रीजन में टैक्स हाई किया, ये तो इसकी दोआब रीजन की पहली मिस्टेक हो गई। और दूसरी मिस्टेक जो थी, इसने अलग अलग इलाकों से लाके वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर दिया जो कि अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड से थे, जैसे कि हम कह सकते हैं फिरोज हाजम, लाधा पीरा, जो कि इसके कोर्ट में थे। सो यही है जो जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इम्पोर्टेंट था। आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, प्यारे से नोट्स बना लीजिए अपने। और अब हम बात करेंगे कि ये गुजरा कब। ये 1351 में मर गया, और इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक मुस्लिम रूलर है, तुर्किश डिसेंट का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जो इसका मिलिट्री कमांडर है, इसने उसको टाइटल दिया था खान ए जहान का। इसने अपने मिलिट्री, पहले मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पे, ये है फिरोज शाह तुगलक। ये एक तुर्किश डिसेंट का मुस्लिम रूलर था। इसने जो है अपने जो मिलिट्री कमांडर है उसको इसने टाइटल दिया था खान ए जहान, जिसका मतलब होता है ट्रू रूलर, यानी कि सच्चा रूलर। और ये जो है जिसको इसने टाइटल दिया था उसका नाम था मलिक मकबूल। और ये जो मलिक मकबूल है, ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। पहले ये जो है कि हिंदू बैकग्राउंड से था, और उसके बाद ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था। और इसने जो मेन चीज़ की थी वो थी कि इसने 23 अलग अलग तरह के टैक्स जो थे उनको अबॉलिश कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था। और इसके जो चार जो है, इसने सिर्फ चार ही टैक्स रखे थे, और वो जो चार टैक्स हैं उनको मैं आपको अलग पेज पे समझाना चाहूँगा। ये जो चार टैक्स हैं जो इसने रखे थे, वो थे खराज, ज़ाकत, जिजिया और खुम्स। ये चार टैक्स इसने रखे थे, और बाकी सारे के सारे टैक्स इसने अबॉलिश कर दिए थे। और जो जजिया टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता है, इसने वो ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। पहले की जो थे ब्राह्मण, जो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे सोसाइटी में, वो इस टैक्स से एग्जैम्प्ट थे। बाकी सभी नॉन मुस्लिम पर ये टैक्स लगता था, और इसने ब्राह्मण पर भी ये टैक्स लगा दिया था। और इसने जो कुछ अनपॉपुलर टैक्स थे, जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सभी टैक्स के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर के बारे में है, उसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वीडियो के बाद, यहाँ पर ज़रूर देखें। जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, जो भी अपने जानवरों के ऊपर जो चराने ले जाते थे उसको खाली जगह पे, उनके ऊपर ये टैक्स लगता था। और उसके साथ साथ एक हाउस टैक्स भी था, जिसको रेजिडेंशियल टैक्स भी कहा जाता था। इसने ये दोनों टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। और इसने जो है वो हम कह सकते हैं कि इसने, चलिए हम पीपीटी पे वापस चलते हैं। इसने जो है जो इसके प्रीवियस रूलर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एग्रीकल्चर के लिए लोन्स दिए थे, यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हो और जो किसान है वो आगे बढ़े, इसने सारे के सारे लोन्स को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। रिजाइन का मतलब होता है कैंसिल करना। और इसने जो है इंट्रोड्यूस किया एक इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन टैक्स इसने इसलिए इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि इसमें ये 10% लेते थे एक खेत में से, सारे जो प्रोड्यूस था उसके उसका टोटल 10% लेते थे। और ये इरिगेशन टैक्स इसलिए था क्योंकि जो इरिगेशन वाली हम कह सकते हैं नदियाँ थी, वो सरकारी पैसे से बनी थी, यहाँ से खेतों की सिंचाई की जाती थी।
और इसलिए ये 10% टैक्स इसने वहाँ पे लगाया। और इसने जो जजिया टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता है वो इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। और इसने जो है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसने जो है एक फर्म होती है, इसने ये दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको लिखूंगा। वैसे तो तीन है पर जो पहले दो हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि है दरुल शाफा। सेकंड है दीवानी खैरात। और थर्ड है दीवाने इश्तियाक। ये सारी की सारी टर्म्स मैंने कल वाली सॉरी जो दिल्ली डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर है, आप हमारे चैनल पे आके वो वीडियो जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरुल शाफा जो है इसके अंदर तो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे। और दरुल खैरात, खैरात का मतलब होता है कि फिलंथ्रॉपी यानी कि दान करना। इसके अंदर जो है जो ऑर्फन्स हैं यानी कि अनाथ, ऑर्फन्स एंड विडोस यानी कि विधवा, ऑर्फन्स एंड विडोस यानी कि अनाथ और विधवा का ध्यान रखा जाता था दीवाने खैरात के डिपार्टमेंट के अंदर। और दरुल शाफा के अंडर हॉस्पिटल्स थे। और दीवाने इश्तियाक जो है वो एक फाइनेंशियल जो है वो डिपार्टमेंट था जो कि फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करता था। इट वाज फॉर फाइनेंशियल एड। अगर हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स की तो फिरोज शाह ने बंगाल में एक एक्सपेडिशन लेड की थी जो कि 1353 में थी। और इसने जयनगर को कैप्चर किया था। और जो है हम कह सकते हैं कि इसने जौननगर को कैप्चर किया था। और जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है इसने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके मिलिट्री कैंपेन्स थे बंगाल और जयनगर। और यहाँ पर इसने जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा दिया था, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। और इसके जो फाउंडेशन टाउन थे जो इसने खुद बसाए थे वो है फिरोजाबाद, सार, जौनपुर, फतेहाबाद। और इसका जो टाउन पीरियड था इसके समय एक रेवेन्यू सर्वे हुआ था। वो रेवेन्यू सर्वे किया गया था ख्वाजा हिसामुद्दीन। और ये रेवेन्यू सर्वे किया था ख्वाजा हिसामुद्दीन ने। और इसने अपनी जो बायोग्राफी खुद लिखी थी जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जो आदमी खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो नाम है वो है फितूहत ई फिरोज शाह। और इसके बाद भी जो कई जो हम कह सकते हैं इनके सक्सेसर थे, जैसे कि गयाजुद्दीन तुगलक, शाह सेकंड, अबू बकर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। पर जो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी इतना जो पावरफुल नहीं था। और जो इनका डिक्लाइन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनका डिक्लाइन हुआ था क्योंकि जो सारे इनके अंडर स्टेट्स थे वो खुद वो सारे इंडिपेंडेंट बन गए थे। और जब 14th सेंचुरी आई, 14वीं सदी तक सारी टेरिटरीज जो थी वो इंडिपेंडेंट बन गई थी, सिर्फ पंजाब और दिल्ली आज के समय में हम कह सकते हैं जो इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब है वो
और दिल्ली एरिया में हम इंक्लूड कर सकते हैं, और इनके कॉमन एरिया में हम कह सकते हैं कि हरियाणा। वो ही सिर्फ तुगलक के अंडर रह गया था, और ये जो है डायनेस्टी आगे और ख़त्म हो गई जब 1398 में तैमूर इन्वेजन हुई। एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप तैमूर इन्वेजन पे जाते हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। सईद जो है, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये जो है ये लास्ट सेकंड डायनेस्टी है इंडिया की, और ये लास्ट डायनेस्टी है इंडिया की। इसके बाद जो है मुगल एरा शुरू हो गया था। अगर आपको मुगल एरा सारा देखना है 1 घंटे 16 मिनट में, तो हमने उस पर भी वीडियो बना रखी है। हमारा मेडिवल एरा की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वो वीडियो को ज़रूर देखें, और मैं यहाँ पर भी उसका लिंक दे रहा हूँ। आप वापस आकर यहाँ वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो पहला राजा है या सुल्तान कह सकते हैं उससे। सो जो ये जो सईद डायनेस्टी है, इसका रूल जो टोटल रहा है वो रहा है 1414 से 1451 तक। सो अब हम सबसे पहला जो है, जो उनका रूलर है वो ये रहा, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। इसका नाम है खिजर खान। ये जो है जब तैमूर इन्वेजन हुई इंडिया में, जिसके बारे में आप सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो और बना दूंगा। जो तैमूर इन्वेजन है, तैमूर इन्वेजन के समय जो खिजर खान है, इसको मुल्तान का जो है गवर्नर बनाया गया था। पर जो तैमूर इन्वेजन के बाद जो है इंडियन जो सारे रूलर्स थे, सुल्तान थे, सभी वो इन्वेजन के बाद जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और इसलिए जो खिज़र खान है, इसको जो तैमूर ने जो है मुल्तान का गवर्नर बनाया था, और इसने क्या किया, जाके इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ये खुद सुल्तान बन गया। और ये 7 साल तक इंडिपेंडेंट रूलर था। 7 साल तक ये इंडिपेंडेंट रूलर रहा, बिना कोई सुल्तान के टाइटल के। यानी कि 7 साल इसने शासन किया बिना किसी भी सुल्तान के टाइटल के। और इसने, इसकी हिस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप इसके मिलिट्री एक्सपेडिशंस को नोट कर लीजिए। और ये भी माना जाता है कि ये जो लोग थे, ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट में से थे। यानी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाले प्रॉफिट, उनके ये वंशजों में से एक थे। और इनके इसके जो एक्सपेडिशंस थे वो थे गुजरात, बयान और ग्वालियर। और इसने जो रूल किया था, इसने रूल किया था 1421 से लेके 1434 तक। इसके बाद जो है मुबारक शाह ने रूल किया था। ये जो है मुबारक शाह, ये जो मुबारक शाह है, इसको एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट मिलिट्री लीडर कहा जाता है। यानी कि ये मिलिट्री लीडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसके, ये जो बहुत ही ज़्यादा माहिर था वो था रिवोल्ट सप्रेस करने में, और जो किंगडम की टेरिटरीज है उनको एक्सपैंड करने में, यानी कि जो अपना राज शासन है उसको बढ़ाने में। और जो कोई इस इनके खिलाफ, डायनेस्टी के खिलाफ विद्रोह करता था उसको सप्रेस करने में। पर साल 1434 में एक बहुत ही बुरी घटना होती है, जिसमें इसको असैसिनेट कर दिया जाता है, इसके ही मिनिस्टर्स के द्वारा, इसके ही नोबल्स के द्वारा। इसको किसने मारा था, इसके नोबल्स ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुबारक शाह वाज असैसिनेटेड बाय हिज नोबल्स। इसके बाद एक छोटा सा समय इसके बेटे ने राज किया। इसका नाम था मोहम्मद शाह। ये हम कह सकते हैं कि ये हाथ की कठपुतली थी सिर्फ। कहने को तो शासन सिर्फ इसका था, पर जो असली पावर थी वो एक मिनिस्टर के हाथ में थी, जिसका नाम था वजीर। वजीर इसका रैंक है, नाम नहीं है। एक वजीर के पास सारी पावर लाई करती थी, जिसके इशारों पर ये मोहम्मद शाह जो था नाचता था। उस वजीर का नाम था सरवारुल
मुल्क। और इसके और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अलाउद्दीन शाह जो है, ये जो है मुबारक शाह का इसका, सॉरी, इसका मुबारक शाह का इसका बेटा जो था, ये जो है सुल्तान बना। और इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है फेमसली, ये नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, इसका नाम है आलम शाह। ये लास्ट रूलर था सईद डायनेस्टी का। ये इसको इनकम्पिटेंस कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा जो है अच्छा राजा नहीं था, इसकी वजह से जो जो कि सईद डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। अब मैं आपको इनके इनकी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। इनके डिक्लाइन होने का एक बड़ा कारण था इकोनॉमिक वीकनेस। इकोनॉमिक वीकनेस का कारण जो था कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। उनमें से एक मेजर टैक्स था कॉर्न टैक्स। कॉर्न आपको पता ही, ये इस मक्के को कहा जाता है, जो कि हम कह सकते हैं रूरल एरिया से उनको पता होगा जो कॉर्न टैक्स है। उस समय जो पिछले वो समय था, उस समय जो थी रोटी भी वो कॉर्न की बनती थी, यानी कि मक्के की बनती थी। और ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा लोगों पे भारी पड़ा और इकोनॉमी जो थी वो हिल गई थी। और दूसरा बड़ा कारण था इंटरनल रिवोल्ट्स, यानी कि जो राज्य के बीच होने वाले विद्रोह थे उन्होंने, और इकोनॉमिक वीकनेस ने इस राज्य को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। और इस कमजोरी के चलते ही एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ। उस इवेंट का नाम है इन्वेजन। और वो इन्वेजन की थी बहुल लोदी ने, जो कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था और पहला सुल्तान भी था, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा बहुल लोधी। और लोधी डायनेस्टी का जो रूल था, याद रखिएगा, मैं बहुल लोधी की नहीं, लोधी डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। लोधी डायनेस्टी का रूल रहा 1451 से 1526 तक। ये फिफ्थ और लास्ट डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी वाज फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। और ये जो रूलर था बहुल लोधी, इसका राज जो रहा, ये रहा 1451 से लेके 1489 एडी तक। बहुल लोधी। और इसको एक टाइटल भी दिया गया था, वो था जब इसने दिल्ली कॉन्कर कर लिया था उसके बाद इसको एक टाइटल मिला था, वो था बहुल शाह गाजी। ये इसका जो टाइटल था, ये इसको मिला था 1451 में, जब ये अपने थ्रोन पर बैठा था, यानी कि अब ये राजा बना था। ये ताज है मेरी पूरी सी ड्राइंग में। और एक और टाइटल था, इसका एक और टाइटल था जो कि इसको मिला था 1419 में, जब इसने जो था इसको वो तब सॉरी 1941 में इसको टाइटल मिला था इस्लाम खान का। और उसके साथ साथ ही इसको बनाया गया था गवर्नर सिरहिंद का। सिरहिंद एक एरिया है जो पंजाब में है, और ये सिटी बाद में जो है पूरे कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे सिकंदर खान लोधी की, जिसका जो राज था 1489 से 1517 तक। ये जो सुल्तान सिकंदर खान लोधी था, ये तीसरा बेटा था बहूल खान लोधी का, याद रखिएगा, ही वॉज थर्ड सन
और इसने जो है बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दोनों चीज़ें लिखनी है अपने नोट्स में। इसने जो है आगरा शहर, इसने जो है आगरा को फाउंड किया था 1504 में। याद रखिएगा, आगरा शहर को सिकंदर खान लोधी ने बसाया था। और इसने जो कैपिटल था अपना, वो भी चेंज कर लिया था दिल्ली से आगरा। और सिकंदर खान लोधी को जो है, इसको पोइट्री बहुत पसंद थी। और इसको एक म्यूजिक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पता है, शहनाई, वो भी इसको बहुत पसंद थी। और पोइट्री का इसका जो पेन नेम था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए। वो इसका पेन नेम था गुल रुखी। ये इसका पेन नेम था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चारों पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसने जो है बिहार के ऊपर भी हमला किया था। और इसने जो हिंदू टेम्पल्स थे, मथुरा और नागापोर्ट, इसने यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको लूटा था और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसने जो है जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, वो भी हिंदूज पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। और इसने जो है ग्वालियर फोर्ट, उसको 5 बार इसने जीतने की कोशिश की थी, पर ये नाकामयाब रहा। याद रखिएगा, मैं आपको एक खाली पेज पे लिख के बता देता हूँ। ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट को इसने, फोर्ट के ऊपर इसने 5 बार हमला किया, पर पांचों बार ये नाकाम रहा। और पांचों की पांचों बार उस समय ग्वालियर के किले में बैठे थे राजा मान सिंह। और पांचों के पांचों बार राजा मान सिंह ने इसको नाकाम करके हरा दिया। और इसने एक जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। वो मेजरमेंट सिस्टम का नाम था गजे सिकंदरी। और 1517 में इसका देहांत हो गया। इसके बाद जो है रूलर वो बना इसका बेटा इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट जो है रूलर है। इसका शासन जो चला था वो चला था 1517 से 1526 तक। और इब्राहिम लोदी जो था, इसके बाद ही जो लोदी डायनेस्टी है इसका जो है डाउनफॉल हुआ। और पानीपत के युद्ध में हारने के बाद जो थे वो मुगल इंडिया आए थे, सुलेट सी। ये जो था लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया एंड लोधी डायनेस्टी। ये ज़्यादातर समय अपना अफगान और मुगलों से लड़ने में ही घिरा रहा। और इसको कुछ और खास करने का समय नहीं मिला, जिसके अंत में जाते जाते, इनसे लड़ते लड़ते ये हार गया और इनका जो वंश है वो खत्म हो गया और मुगलों का इंडिया में राज हो गया। सो एक बहुत ही मशहूर बैटल है, बैटल ऑफ खटोली, जो कि इसने लड़ा था मेवाड़ के किंगडम और राणा सांगा के खिलाफ। इस बैटल में हुआ क्या था, राणा सांगा ने इब्राहिम खान लोदी को पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया और इसकी सेना को हरा दिया। और इससे एक बहुत ही सारी मोटी रकम जो थी पैसे की वो वसूल करके इसको छोड़ दिया। और उसके बाद ही जो है पंजाब का एक, जो हम कह सकते हैं रूलर था, सॉरी, पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि इसका अंकल था। दौलत खान लोधी ने अफगानी और मुगलों के साथ मिलकर इसको धोखा दिया और इब्राहिम खान लोधी को हरा दिया। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने जो है ये हार गया था बुरी तरह से, और दिल्ली सल्तनत का जो था वो एंड हो गया था। और दौलत खान लोधी के साथ आलम खान लोधी भी था, जो कि इसके अंकल और जो थे भाई थे। इन दोनों ने साथ में मिलके मुगलों के साथ इसको हरा दिया, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है लोधी डायनास्टी खत्म हो गई, और इसके बाद मुगलों का जो है शासन हो गया। अगर आप मुगल एरा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मेडिवल एरा की कोई भी वीडियो देखना चाहती हैं तो आप ये वाली वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू।